नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीएम हाउस में कल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बजट सत्र, धान और फसल नुकसान पर चर्चा होगी। कोरोना को लेकर भी बड़ी बैठक होगी और वक्त है शाम 6 बजे। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक है। बैठक में कोविड-19 को लेकर भी कार्य योजना पर चर्चा होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, सीएम हाउस में कल कैबिनेट की बैठक, बजट सत्र, धान और फसल नुकसान पर चर्चा होगी। कोरोना को लेकर भी ये बैठक बड़ी मानी जा रही है। शाम 6 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक होगी। बैठक में कोविड-19 को लेकर कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। तो भूपेश कैबिनेट की बैठक की हम बात कर रहे हैं। कल ये बैठक है और ऐसे में कई सारे फैसले लिए जाने हैं। इस कैबिनेट की बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बजट सत्र, धान और फसल नुकसान पर चर्चा भी होगी। कोरोना को लेकर खासतौर से बड़ी बैठक मानी जा रही है। शाम 6 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ भी बैठक है। और इस वक्त चर्चा के लिए न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ की संपादक प्रकाश चंद्र होता जी हमारे साथ जुड़े हैं। होता जी, कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है कल की भूपेश कैबिनेट की बैठक, इसे कैसे देखेंगे आप? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात यह है कि विधानसभा अभी स्थगित है। ये और बात है कि कोरोना का नाम लिया गया है, पर बीजेपी कई आरोप लगा रहे थे। और इसी बीच में जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में कुलपतियों की नियुक्ति हुई और राज्यपाल ने आरएसएस के लोगों को नियुक्ति दिए, उसके बाद सरकार ये निर्णय ले रही है कि राज्यपाल को जो एकाधिकार था वो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के सरकार में अगर आरएसएस के लोगों को अगर कुलपति बनाया जाए तो वो गलत होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में एक विधायक लेने की बात सोची जा रही है, जिसको लेकर कल चर्चा हो सकती है। साथ ही जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। एवं कोरोना को लेकर भी कल बैठक भी कैबिनेट में भी होगी और एक जो हाई लेवल मीटिंग भी होगी, जिसको भूपेश बघेल ने, मुख्यमंत्री ने बुलाई है, जिसपे कोरोना को लेकर भी अलग से चर्चा की जाएगी। तो मेन ये 3 एजेंडा है। विधानसभा में क्या क्या विधेयक लाया जा सकता है, संशोधन विधेयक लाई जा सकती है। दूसरी बात होगी कि जो किसानों की समस्या है, धान खरीदी को लेकर भी कही गई कि जिन को टोकन जारी हुआ था उनकी टोकन का धान खरीदी की जाएगी। वो और साथ ही जो ओलावृष्टि हुई उसके बाद रिपोर्ट मांगी गई थी, तो कितने नुकसान हुई है, क्या हुआ है, उसको लेकर भी है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उसके बाद एक बैठक और भी है जिसको कोरोना को लेकर समीक्षा की जाएगी। जी बिल्कुल। तो कोरोना को लेकर भी सरकार संजीदा है। बहुत बहुत शुक्रिया होता जी आपका। तो कुल मिलाकर जो कैबिनेट की बैठक है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। शाम 6 बजे सीएम आवास पर यह बैठक है। और अभी की इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश को संबोधित करेंगे। कल रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। कोरोना को लेकर देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर से कोरोना को लेकर वो हर मंच से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनके ऐसे कई वीडियोस हैं जहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन कल स्पेशली वो देश को संबोधित करेंगे। कोरोना को लेकर खास तौर से पीएम एक्टिव नजर आ रहे हैं और कोरोना पर वो कई बार अपनी राय भी दे चुके हैं, कई जानकारियां भी वो दे चुके हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में कल रात 8 बजे देश से मुखातिब होंगे, देश को संबोधित करेंगे। कोरोना का जो खौफ है, आपको बता दें, लगातार वो बढ़ रहा है। लोग इससे डरे हुए हैं और यही बात समझाने की भी सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस सब्र से काम लेना है, आराम से। ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर अपनी राय दी है और वो यही कहते नजर आए थे कि सैनिटाइजर से अपना हाथ धोते रहिए, साबुन मिले तो साबुन से धोइए और
अपने आप को स्वच्छ रखिए, अपने आप को साफ रखिए। तो कल रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो आपको बता दें, कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जो एडवाइजरी जारी की है वो भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तेज बुखार आता है, गले में खराश भी होती है, सर्दी भी होती है। ये 3 लक्षण खासतौर से प्रमुख हैं कोरोना के। और ऐसे में अगर किसी को लगता है कि ये लक्षण प्रभावी हो रहे हैं, शरीर पर ज़्यादा असर दिखा रहे हैं, तो उसे थोड़ा सजग होने की ज़रूरत है। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो कोरोना को लेकर देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि कल वो क्या बोल सकते हैं, क्या संदेश दे सकते हैं। राष्ट्र के नाम उनका संदेश कितना महत्वपूर्ण होगा। कल रात 8 बजे देश से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना को लेकर खास तौर से सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार जागरूकता में लगी है और लगातार इसको लेकर समय समय पर लोगों को संदेश दिए जा रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे और उनका संदेश क्या होगा इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तो कल देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद महत्वपूर्ण होगा उनका संबोधन, राष्ट्र के नाम उनका संदेश, क्योंकि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो वो बहुत लाभदायक होगा लोगों के लिए, क्योंकि इसमें अफवाहें बहुत हैं, भ्रांतियां बहुत हैं। लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें कह रहे हैं, कई लोग कई बातें। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो जाहिर सी बात है वो प्रामाणिकता के साथ बोलेंगे। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्र के नाम संदेश देंगे और उनका संदेश बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ और भारत में इससे निपटने की बेहतर तैयारी की गई है। विदेशों में जहां लोग राशन पाने के लिए परेशान हो रहे हैं, हमारे यहां ऐसी स्थिति नहीं है। सीएम ने कहा कि कोरोना के चलते आर्थिक संकट की किसी प्रकार से कोई संभावना नहीं। तो कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ और भारत में इससे निपटने की बेहतर तैयारी की गई है। विदेशों में जहां लोग राशन पाने के लिए परेशान हो रहे हैं, हमारे यहां ऐसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। विदेश से लोगों से जो बातचीत हो रही है वो सबको घरों में बंद कर दिया गया है। उनको राशन पानी नहीं मिल पा रहा है और कहीं आधा एक घंटे की दुकान खुल जाए तो भीड़ लग जाती है, आधे घंटे में साफ हो जाती है तो सामान। ये स्थिति विदेशों में बना रहती है। हिंदुस्तान या छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की स्थिति नहीं। हम लोग लगातार इसको देख रहे हैं और पहले से ही इसमें हम लोग एक्शन ले रहे हैं। महासमुंद के सरायपाली में कोरोना के 4 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिन्हें सरायपाली के भारती हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में निगरानी में रखा गया था। स्वास्थ्य विभाग से रायपुर की टीम आज सरायपाली पहुंची, जहां से सभी का सैंपल लिया गया और फिर उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। ये चारों व्यक्ति 22 से 26 फरवरी तक दुबई के दौरे पर थे। 4 लोग जो विदेश की यात्रा करके आए हैं उनको भारतीय हॉस्पिटल सरायपाली में रखा गया है। ये फरवरी माह में ये लोग दौरे में गए थे और 26 फरवरी को संभवतः वो लोग लौटे हैं। इसी कारण से उनको एक प्रिकॉशन के तौर पर। तो कोरोना अलर्ट के चलते के तहत अब राजधानी रायपुर में कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश जारी किया गया। जिला प्रशासन ने 31 मार्च तक सभी कोचिंग सेंटर बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं निर्देश के पालन के लिए मॉनिटरिंग की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई। रायपुर जिले में अलग अलग कोचिंग में करीब 50,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं।
इधर धमतरी में कोरोना को लेकर कलेक्टर ने एहतियातन धारा 144(1) लागू कर दी। इसके तहत एसडीएम किसी भी कोरोना संक्रमित या आशंकित की जांच करवा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उसे आइसोलेट भी किया जा सकता है। वहीं जांच से मना करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं NH30 में आंध्रा और बस्तर से भारी आवाजाही को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। बालोद जिला कोर्ट में न्यायाधीशों द्वारा कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। कोरोना को आपदा घोषित होने के बाद अदालतों में भी भीड़भाड़ से बचने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव में लगे अधिकारियों के काम में बाधा डालने पर दंड का भी प्रावधान है। कि अदालतों में हम ज़्यादा भीड़ होने से बचें और ज़्यादातर जो जागरूकता का ये मुद्दा है कि हम उसके संक्रमण को रोकने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और हम किसी पक्षकारों को ज़्यादा इस अवधि में उपस्थित रहने के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए हम बाध्य ना करें। अभी कोरोना के संबंध में इसे आपदा घोषित कर दिया गया है, तो अगर नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के कोई ऑफिसर या ऐसे कोई एम्प्लॉय जो इसकी रोकथाम के लिए लगे हुए हैं और उस रोकथाम के दौरान कोई व्यक्ति उनके कार्य को रिफ्यूज़ करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान दिया हुआ है। उसे 1 साल तक कारावास की सजा हो सकती है। देश दुनिया में जहां कोरोना वायरस को लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, वहीं कोरोना को लेकर कोरबा यातायात पुलिस इन सबसे बेपरवाह नजर आ रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए ब्रीथ एनालाइजर का ट्रैफिक पुलिस बगैर कोई एहतियात बरते इस्तेमाल कर रही है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है। ब्रीथ एनालाइजर के द्वारा हम लोग ये पता लगाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति शराब का सेवन किया है कि नहीं है, और इस पर अभी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अभी हम पता कर रहे हैं कि इसके लिए किसी PHQ के द्वारा कोई एडवाइजरी जारी हुआ है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर। कवर्धा के पंडरिया शक्कर कारखाने में कारखाना प्रबंधन ने कोरोना फैलने के डर से 400 मजदूरों का पेड ऑफ कर दिया है। मजदूरों ने कारखाना प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा, कोरोना का बहाना बनाकर काम से निकाल दिया गया। काम बंद होने से कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। इस मामले में JCCJ प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। बाकी जो लोग हैं उनको कोरोना नहीं हुआ है, अब अगर हम अंदर काम करेंगे, उनके साथ काम करेंगे तो उनको भी कोरोना हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है, हमको कोरोना हुआ है तो हमें प्रमाण पत्र बना के दीजिए, ताकि हम गवर्नमेंट के पास जाकर अपना इलाज पानी करवाएंगे। ठेका श्रमिक के जितने भी विभाग है उसको पेड ऑफ किया जाए कहकर, और उन लोगों को फोन कर करके बुला रहे हैं, और 390 लोग हमको कोरोना वायरस हो गया कहकर पेड ऑफ काम हमारा बंद कर दिया गया। उनके साथ न केवल अन्याय हुआ है, बल्कि सरकार ने फिर से आउटसोर्सिंग का रास्ता खोल दिया है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में चली गईं। प्रत्याशियों के नाम वापसी का समय खत्म होते ही विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी ने फूलो देवी नेताम और KTS तुलसी के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा कर दी। फूलो देवी नेताम ने CM भूपेश बघेल और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में राज्यसभा सदस्यता का प्रमाण पत्र लिया। वहीं KTS तुलसी की तरफ से अभिकर्ता बनाए गए मंत्री शिव डहरिया ने प्रमाण पत्र लिया। अब आपके दो जो वहाँ पर उम्मीदवार पहुँचेंगे तो किस तरह से जो है बल पहुँचेगा छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, बस्तर से पहली बार कोई राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने जा रही है, तो ये हमारे लिए तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि बस्तर के आदिवासी महिला राज्यसभा में पहली बार पहुंचेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के हितों के मामले को राज्यसभा में न केवल फूलो देवी नेताम बल्कि KTS तुलसी जी जो जाने माने
विधि विशेषज्ञ हैं उनका भी लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। ये दोनों निर्विरोध चुने गए हैं क्योंकि भाजपा के पास बहुमत ही नहीं था, तो इसको किस तरह से देखते हैं जिस तरह से दोनों अभ्यर्थी निर्विरोध चुन लिए गए हैं? एक छत्तीसगढ़ की एक बड़ी क्योंकि ये प्रतिनिधित्व भी करेंगे छत्तीसगढ़ का। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी भी खड़ा नहीं किया, ये तो हमारी। और बात मध्य प्रदेश की जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में विस्फोट की खबर है। F2 सेक्शन की बिल्डिंग नंबर 147 में आग लगी। मैग्नीशियम पाउडर में आग लगी थी। पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। अब तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि आग बुझाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। बॉम्ब बनाने में आपको बता दें कि मैग्नीशियम पाउडर का इस्तेमाल होता है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आग लगने की खबर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में विस्फोट हुआ है। मैग्नीशियम पाउडर में आग लगी थी और F2 सेक्शन की बिल्डिंग नंबर 147 में आग लगी। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।